Okay. Good morning, dear students. Today we discuss about the physics 11th third chapter motion in plane. मोशन इन प्लेन में हम जानना चाहेंगे क्या होता है मोशन इन प्लेन। तो जब मोशन इन प्लेन की बात की जाएगी तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करें हम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी स्पेस में लिया गया एक सपोजिशनल पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम करते हैं। और ये तीन प्रकार का होता है: कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोलर और सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है कि कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर 3D में बात किया जाए तो एक्स एक्सिस होती है, वाई होती है और जेड होती है। और इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन कहलाता है। अर्थात किसी स्पेस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन इज दैट पॉइंट बाय वेयर वी मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटीज। स्पेस में ओरिजिन वह बिंदु होता है जहाँ से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हम लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पोजीशन की। जैसे मान लीजिए कि ये 2D में एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर ये ओरिजिन पॉइंट O है। इसके रिस्पेक्ट कोई पॉइंट P यहाँ पर स्थित है। तो पॉइंट P का जो पोजीशन है वेक्टर R द्वारा डिनोट किया गया है। ये वेक्टर R है। तो यहाँ पे x के साथ P का पोजीशन और y के साथ P के पोजीशन की बात करें, अगर मान लें कि यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा होगा जो हो जाएगा OP। इसका कुछ नाम दे दीजिए। ये वेक्टर R है और यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पे OM जो होगा आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा आपका OM बटा हाइपोटेनस वेक्टर R, अर्थात OM इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R, OM भी वेक्टर होगा R कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम इस यहाँ पे साइन ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर PM होगा, PM बटा हाइपोटेनस वेक्टर R। इट मीन्स दैट साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा PM इक्वल टू हो जाएगा PM इक्वल टू R साइन थीटा। तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अलांग किसी पोजीशन वेक्टर के होंगे। अगर इनके रिस्पेक्ट में कोई यूनिट वेक्टर आई कैप हो जाए, जैसे हमने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर इज द टाइप ऑफ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर को हम किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं। इसे पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप का जब हम मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अगर इसको हम एक्स वाई और जेड एक्सिस के लांग लें तो एक्स एक्सिस के लांग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लांग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के लांग यूनिट वेक्टर के कैप लिया जाता है। तो इस टर्म में अगर हम इसके पोजीशन को दर्शाएं तो देखिए ये वाई जे कैप, ये एक्स जे कैप। तो ये वाई जे कैप की पैरेलल साइड ये होगी, ये वाली जो साइड होगी पैरेलल साइड होगी, तो ये भी हो जाएगी वाई जे कैप। हमने आपको कल ट्रायंगुलर सम ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो ये डायगोनल है वो इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्सिस के लांग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स एक्सिस के लांग एक्स आई कैप और वाई एक्सिस के लांग वाई जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसके मॉडुलस की बात करेंगे हम तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर R, देखिए जब मॉडुलस करते हैं तो हमने बताया था कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, आई का आई के साथ जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, 1। तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, आई जे हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। इसको हम पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर या इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और आपको बताए थे हम कि इसे वेक्टर R से डिनोट करते हैं। अगर ये 3D में चला जाए, 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए एक्स वाई और जेड द्वारा डिनोट किया जाए तो एक्स एक्सिस के लांग आई कैप, वाई एक्सिस के लांग जे कैप और जेड एक्सिस के लांग
के कैप। तो उस कंडीशन में वेक्टर आर जो होगा, वेक्टर आर का रिजल्टेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप होगा। ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपको ये पढ़ाया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम, देखिए वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो जब बात आप वेलोसिटी वेक्टर की करेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलांग वेक्टर देखा था कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इन दोनों को आप टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप और प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो ये डी आर अपन डी टी जो होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसको अगर हम वेक्टर भी ले लें तो वेक्टर वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी, तो हो जाएगा वी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई अपन डी टी वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी तो वी वाई जे कैप। अगर इसमें अगर जेड एक्सिस भी होता तो हम वी जेड के कैप भी लेते एज इट। अगर हम मान लें कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर डिफ्रेंशिएट करें इसको हम तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड अपन डी टी के कैप। यहाँ देखिए आप, तो डी आर अपन डी टी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेक्टर भी मान लेंगे आप इसको डी एक्स वाई डी टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी, उसको आप वी एक्स मान लीजिए, वी एक्स आई कैप प्लस डी वाई अपन डी टी वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी वी वाई मान लीजिए जे कैप और प्लस डी जेड अपन डी टी जेड एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी वी जेड मान लीजिए के कैप। फिर से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर वी इक्वल टू हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ बचेगा वी स्क्वायर एक्स वी वाई स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर जेड। एक्स वाई और जेड जो है सफिक्स है जो ये डिनोट करते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ली गई है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ली गई है और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग ली गई है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। इसी प्रकार अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो जब बात एक्सेलेरेशन की करेंगे तो एक्सेलेरेशन की स्थिति में हम यहाँ से एक्सेलेरेशन की पोजीशन लेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे अभी आपने लिया कि वेलोसिटी आया था आपका v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये देखा आपने। अगर फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो ये फिर से बनेगा आपका डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस डी वाई अपन डी वी वाई अपन डी टी जे कैप और प्लस डी वी जेड अपन डी टी के कैप। देखिए डी वी अपन डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये डी वी अपन डी टी को हम रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ले सकते हैं। तो नेट एक्सेलेरेशन अगर हम वेक्टर ए मान लें तो वेक्टर ए इक्वल टू एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो एक्स हो जाएगा एक्सेलेरेशन। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन ए वाई जे कैप
और प्लस जेड एक्सिस के लाएंगे एक्सेलरेशन ए जेड के कैप। तो ये हो जाता है आपका किसी भी 3D स्पेस में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मॉड वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो एक्सेलरेशन आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी वी अपन डी टी, यानी उसकी वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा आप करते हैं, अब दूसरे फॉर्म में जाइए तो वेक्टर ए इक्वल टू देखिए डी बाई डी टी, और डी वी का मान अभी आप लोगों ने निकाला था डी एक्स अपन डी टी, डी आर अपन डी टी आया था, इसके स्थान पर आप रख देंगे डी आर अपन डी टी, तो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। वेक्टर ए इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं डी टू डी आर अपन डी टी स्क्वायर, यानी कि अगर कहीं इसके स्थान पर ये लिख दे कि डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर, तो ये भी सेम है, इसको आप गलत नहीं मारेंगे, यानी ए इक्वल टू डी वी अपन डी टी या डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर। डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी और सिंगल डिफ्रेंसिएशन ऑफ v with respect to t is called acceleration a equal to dv upon dt। नेक्स्ट की बात करें हम, तो अगर एक्सेलरेशन को हम फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी को 2D में लिखना होगा तो इसमें से एक वेक्टर ए जेड कैप हट जाएगा, 2D में बच जाएगा आपका वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ये जेड ए जेड के कैप 0 हो जाएगा, तो ये 2D में हो जाएगा, ये टोटल 3D में है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर की बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर की जब बात होगी तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा 3 इक्वेशन पढ़े थे आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g टू एस। इसमें देखिए बस वेलोसिटी का सिंबल चेंज किया गया है, अब इनिशियल वेलोसिटी को v0 से लिया गया है और फाइनल वेलोसिटी को v से लिया गया है। तो सेम एज फॉर्म यही है, आप एक्सेलरेशन a इक्वल टू पढ़े होंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v0 और भाई चेंज इन टाइम, अगर टाइम t1 से t2 चेंज हो रहा है तो t2 माइनस t1, अगर t1 0 है तो 0 रख सकते हैं आप। तो इक्वेशन आपको मिलते हैं v इक्वल टू v0 ए टी, बस वेक्टर लगा दिया जाता है इस पर, ये v भी वेक्टर है, u भी वेक्टर है और a भी वेक्टर है, s भी वेक्टर है, u भी वेक्टर है और a वेक्टर है। t टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे वही इक्वेशन हैं जो आपको वेक्टर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे किसी भी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर के बाद वो एक आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है जिसे मॉडुलस वैल्यू कहते हैं, यानी उसका वेक्टर फॉर्म हट जाता है, उसमें सिर्फ स्केलर पार्ट बचता है। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। वेक्टर अलजेब्रा में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? देखिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप समझिए। जब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप सामने से किसी गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी आपके सामने से ऐसे आ रही है और आप इधर से क्रॉस कर रहे हैं, या आप किसी एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन ए में बैठे हैं और दूसरी एक ट्रेन बी आपको सामने की पटरी से क्रॉस कर रही है, तो इन दोनों के बीच जो आपको चेंजेज होते हैं वो डबल स्पीड से दिखाई देती है, इधर जा रही है और इधर जा रही है। तो चेंजेज होंगे, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट इनका 0 पॉइंट है, तो जितने समय में अगर रफ्तार सेम है तो ये एक्स डिस्टेंस जाती है यहाँ पे, तो उसी टाइम इंटरवल में अगर ये भी चली तो ये भी कितना चली जाएगी एक्स, अगर दोनों का स्पीड सेम है तो एक सेम टाइम इंटरवल टी में जिनके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। एक सेम टाइम इंटरवल टी में जो दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगी। अगर यहाँ से बात करें हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी 2x बाई टी, तो 2x बाई टी वी इक्वल टू एक्स बाई टी और प्लस एक्स बाई टी लिख सकते हैं ना।
अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, अलग अलग डिस्टेंस चल रही हो, तो इसका x1 डिस्टेंस हो जाएगा और इसका x2 हो जाएगा। तो v इक्वल टू x1 बाई x2 मतलब v1 और प्लस x2 बाई x2 मतलब v2। तो व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट टू द ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू सम ऑफ बोथ वेलोसिटी। यानी जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो अलग अलग वेलोसिटी से, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होते हैं दोनों की वेलोसिटी के सम के बराबर होता है। वी कैन से दैट कि वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v1 और प्लस वेक्टर v2। यही बातें यहाँ लिखी गई है आपको। अगर यही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, सॉरी अपोजिट में भी कर रही थी, सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर जा रही है और दूसरी ऑब्जेक्ट भी इधर जा रही है। एक ऑब्जेक्ट ये है va वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी v वेलोसिटी से जा रही है, विच तो सेम डायरेक्शन। वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो वेक्टर पैरेलल होते हैं। आपने देखा होगा, आप बाइक चला रहे हैं, सामने से मान लीजिए एक बाइक आप चला रहे हैं, एक दूसरा कोई चला रहा है और दोनों बात करते हुए साथ साथ जा रहे हैं, जबकि दोनों मोशन में है, दोनों बाइक मोशन में है। अगर आप सेम वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आप दोनों के रिस्पेक्ट जो डिस्टेंस चेंजेस है वो 0 हो रही है। बोलिए, तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट क्या हो जाएंगे, रेस्ट पोजीशन में। जैसे एक ट्रेन पे आप एक पटरी पे एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन भी जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम वेलोसिटी से जा रही है। तो इसमें जो बैठा वाला व्यक्ति है इसमें वाले को देख रहा है, इसमें वाला इसको देख रहा है। इट मीन्स दैट कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल बोथ आर सीइंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए के रिस्पेक्ट बी रेस्ट में है और बी के रिस्पेक्ट ए रेस्ट में है, बिकॉज उनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जब डिस्टेंस में चेंजेस नहीं होंगे, इट मीन्स दैट कि बोथ आर मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम 0, देन दे हैव नो चेंजेस बिटवीन डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम बात इसकी कर ले तो देखिए अपोजिट में चल रहा है, तो इस दिशा में हो सकता है कि मे भी एक फास्ट चल रही हो, एक स्लो चल रही हो। तो एक सेम टाइम इंटरवल में ये जो t1 डिस्टेंस चल रही है और ये t2 चल रही है, तो मान लीजिए कुछ समय बाद जब ये आते हैं तो t1 और t2 समय बाद यहाँ देखिए t1 t2 दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो जो ऑब्जेक्ट टाइम t1 लेगी वही ऑब्जेक्ट t2 भी लेगी। भाई टाइम अलग अलग तो हो नहीं सकता ना। आप सोई है चाहे कोई दौड़ी है, आप दौड़ रहे हैं तो भी टाइम सेम आपका एक्सपेंड हो रहा है, जो सोया है उसका भी टाइम सेम एक्सपेंड हो रहा है। इट मीन्स दैट इस पोजीशन में t1 क्या हो जाएगा, t2 के बराबर होता है। अब सेम टाइम इंटरवल में मान लीजिए एक x1 डिस्टेंस पे है और दूसरी x2 डिस्टेंस पे है, वेक्टर x1 x2 ले सकते हैं आप। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। बोलिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू होगा x1 माइनस x2 और बाई t। कोई दिक्कत? बोलिए भाई, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट x2 है और इनिशियल पॉइंट x1 है, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई टी। अब इसको अलग अलग अब ले चलेंगे तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर x2 बाई टी और माइनस वेक्टर x1 बाई टी। अब आप बताइए, वेक्टर v इक्वल टू x2 बाई x1 पहले ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा दूसरे की है v2 और माइनस v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन द रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू द सबट्रैक्शन ऑफ बोथ। समझ पाए आप? आप देखते भी होंगे, अगर आप एक ही दिशा में चल रहे हैं, आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो उस रफ्तार में ओवरटेक नहीं कर पाएगा जिस रफ्तार में, अगर आप मान लीजिए 50 की रफ्तार में आप चल रहे हैं, कोई 60 से आपको ओवरटेक कर रहा है तो आपसे 1 आवर्स में अगर चलता है 60 किमी पर आवर से, तो 1 घंटे में आपसे मात्र वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आगे चलेगा। अगर वही अपोजिट में चलता है तो इधर आप जा रहे हैं और ये इधर जा रहा है, और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद 1 घंटे बाद ये 50 किमी डिस्टेंस पे होगा और ये इधर 60 किमी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 प्लस 60 बराबर 110 किमी, 110 किमी के डिस्टेंस पे दोनों होंगे। तो आप इतना समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो उनका
जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, चल देखिए रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो हमने आपको बताया था वेक्टर सम। वेक्टर सम थोड़ा सा हम स्लाइड लेकर अलग से आपको पढ़ाते हैं क्योंकि स्लाइड में उसका चर्चा नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर सम की बात करेंगे हम। देखिए वेक्टर सम की बात करें, हमने आपको ट्रायंगुलर लॉ पढ़ाया था। अगर हम वेक्टर सम के पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के बेस पे अगर एक वेक्टर ए हो जाए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है ये, या जो आप मान लें ए या बी या सी या डी या पी या क्यू, बुक के हिसाब से मानेंगे तो बुक आपको पी मानती है। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर आपका पी हो गया और एक दूसरा वेक्टर क्यू है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू है, दोनों का सम हमें निकालना है बाय द पैरेललोग्राम मेथड। तो हमने आपको ट्रायंगुलर मेथड में बताया था कि पहले वेक्टर को एज इट ड्रा कर लेते हैं और सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ड्रा करते हैं, ये पढ़े थे आप लोग। लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल ऑफ बोथ sides meet to diagonal of both side is denoted the resultant vector। कहने का मतलब है कि अगर ये दो वेक्टर एक p और q हैं तो ये किसी पैरेललोग्राम की साइड को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका जो सम है वो इनके डायगोनल के द्वारा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम p खींच लिए, यहाँ पे अगर q को खींचना होगा तो हम P के इस सिरे से ले लेंगे। यहाँ से अगर Q को हम खींच ले ऐसे, तो अब देखिए ये वेक्टर बन गया। अब इसका जो डायगोनल होगा ऐसे लिया जा सकता है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये डायगोनल हो जाएगा इसका, ये P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया। अब ये डायगोनल हो गया। अगर आप इसको पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, और फिर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। ये P हो गया, ये Q हो गया। और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है, ये पढ़े आप लोग, इक्वल और पैरेलल होती है। अब हम लेट कर लें कि ये जो रिजल्टेंट R है वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। फर्स्ट वेक्टर के साथ हो थीटा एंगल बना रहा है या अल्फ़ा एंगल जो मान लीजिए बना रहा होगा। और ये जो वेक्टर है एक दूसरे से, ये जो वेक्टर हैं एक दूसरे से किसी एंगल पे झुके हुए हैं। मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो ये जो एंगल होगा पूरा ये थीटा या अल्फ़ा जो मान लीजिए, अगर थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए रूल्स, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये भी थीटा होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो फ्रंट साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ये थीटा होगा। ये वेक्टर P है और देखिए ये Q है, हमें ये चाहिए। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में इसका कुछ नाम दे दीजिए OABC, तो ये ट्रायंगल जो ABC है इसमें आप अगर cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, नहीं बोलेंगे, AC और बाई हाइपोटेनस। ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q होगा, यहाँ लिखा ही गया है Q। तो AC बाई Q हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि AC इक्वल टू हो जाएगा आपका Q cos थीटा। इसी प्रकार अगर आप साइन ले लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस BC बटा Q, BC बटा Q लेंगे ना, तो ये BC इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर BC इक्वल टू Q साइन थीटा। ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपको मिल गया Q cos थीटा और ये मिल गया Q साइन थीटा, कोई दिक्कत।
अब बताइए, यहाँ तो ये जो लाइन खींचे हैं ये 90 एंगल बना रही है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। ये टोटल जो लेंथ होगी ये P है और ये Q है, तो ये P प्लस Q cos थीटा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? P और ये Q cos थीटा, टोटल लेंथ P प्लस Q cos थीटा, ये Q sin थीटा। अब आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल OC एंड B, OCB, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल OCB में पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस R है, एक लाइन में हम लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। देखिए OB का मान R माने हम, तो R स्क्वायर इक्वल टू OC P प्लस Q cos थीटा, OC P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस जो BC है वो Q sin थीटा है, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB 2PQ cos थीटा और प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी cos स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, दोनों में Q है, कॉमन ले लीजिए तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो Q स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये देखिए यहाँ बच जाएगा आपका प्लस 2PQ cos थीटा। आप बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 पुट कर देंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा हो जाएगा। यह आपका वेक्टर सम का फार्मूला होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यह आपका R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। किसी भी दो वेक्टर के सम का जो रिजल्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो ये होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। वीडियो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल। हम जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या होता है। देखिए जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए, वर्टिकल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, इस तरह का डायग्राम ले रहा है, ये आपकी होगी वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट द वर्टिकल एक्सिस को छोड़ के किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो जो पार्टिकल का मोशन होता है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जैसे यहाँ से किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए किसी एंगल पे, तो ये जो वो पथ बनाएगा वो प्रोजेक्टाइल पथ कहलाएगा और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। एक्सेप्ट द 90 एंगल द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द अपवर्ड या अपवर्ड थ्रू द एनी एंगल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हाल है इसका प्रोजेक्शन मोशन, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विच इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन ऑन प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जो प्रोजेक्शन सरफेस है इसे वर्टिकली ना होकर के किसी एंगल पे फ्लैट हो, तो वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड वर्टिकल एंगल से हट के 90 से हट के किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि वह पार्टिकल जो होता है एक ऐसे पथ का निर्माण करता है जो
हाइपरबोलिक टाइप का होता है, यानी कैसे अगर किसी पार्टिकल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो वैसे जाता है और ऐसे फिर पथ बनाता हुआ नीचे आता है। तो ये इसका अगर वर्टिकल एक्सिस हो जाए y और ये x, तो वर्टिकल से किसी एंगल पे अगर इसको प्रोजेक्ट करें, मान लीजिए वो थीटा एंगल है, तो पार्टिकल का जो पथ होगा वो प्रोजेक्टाइल पथ कहलाएगा, जिसमें ये अंडर द ग्रेविटी मोशन होता है। इसमें दो प्रकार का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है, यहाँ आपको दिखाया गया है कि यहाँ से किसी पार्टिकल को अगर मान लीजिए आप u वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब आप u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो जो पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो v sin थीटा हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा होगी। ये जो पथ है हम आपको नोट्स लेके बता रहे हैं, देखिए इस पीपीटी बहुत घटिया है, ऐसा पीपीटी नहीं होना चाहिए था ना। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो आप देख सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस हो गई आपकी। इसमें देखिए जब यहाँ से किसी एंगल पे मान लीजिए कि ऐसे किसी पार्टिकल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो एक से एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बनाएंगे तो ऐसे पार्टिकल जाता है और कुछ क्षण बाद ये ऐसे डाउन होता है। तो ऐसे डाउन होगा तो ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है ये थीटा एंगल पे है, तो ये जब वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है तो 2D डायमेंशन में दो प्रकार के डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है। ये पार्टिकल जहाँ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है, यानी कि ये 2D मोशन कर रहा है, इसलिए इसके मोशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं, और मोशन इन प्लेन में स्पेशली इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब जैसे मान लें कि इसके प्रत्येक पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पे एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लंग होगी और एक वेलोसिटी वाई एक्सिस के लंग होगी। अगर हम मान लें कि ये पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के लंग ux होगा और y एक्सिस के लंग uy होगा, जहाँ पे ux को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं और uy को वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, तो अगर इसको हम बाहर निकाल के देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो आप इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ux हो जाएगा और ये uy होगा। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उसमें बात करें तो uy इक्वल टू होता है u sin थीटा हो जाएगा और us इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा। आप कोई भी ट्रायंगल का नाम लेके देख सकते हैं, OM इक्वल टू u है, ये थीटा एंगल है, तो जब आप ये निकालेंगे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो u cos थीटा होगा और ये वर्टिकल u sin थीटा होगा। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो u sin थीटा हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी। इस तरह से मोशन के प्रत्येक पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो दो होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। जैसे ये पॉइंट पीक पे आएगा, इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, जहाँ से ये uy 0 हो जाएगा, या आप इसको vy फाइनल वेलोसिटी कर लीजिए, और ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ से ये फिर नीचे की ओर ड्रॉप करेगा, फिर से इसमें ux और uy दोनों वेलोसिटी वर्क करने लगेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लें कि किसी क्षण वो x डिस्टेंस चल रहा है जिसमें उसके द्वारा टेकन टाइम t हो, तो इस स्थिति में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसकी स्पीड है ux है, तो आप कह सकते हैं कि टेकन टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस x और y वेलोसिटी ux। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो पार्टिकल का स्पीड होता है, ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्शन में
वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो टेकन डिस्टेंस होता है h इक्वल टू आपने पढ़ा है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फ्री फॉल मोशन में आपने पढ़ा है कि जब किसी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस होता है वो h इक्वल टू ut प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। अब ये पार्टिकल अपवर्ड फेंका गया है, तो मान लें कि किसी मोमेंट ये जो यू वाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ली जा रही है वो वी वाई है या ओनली वाई मान लीजिए। अगर इसका डिस्टेंस वाई है तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू, इनिशियल स्पीड है, वर्टिकल की बात हो रही है तो वहाँ पे यू वाई हो जाएगा यू वाई टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू की बात करेंगे तभी आप देखिए टी इक्वल टू हमने माना सिंस टी इक्वल टू एक्स बाई यू एक्स, जहाँ पे यू एक्स आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और यू एक्स का मान होता है यू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं यू कॉस थीटा, दैट सिंप्लाई टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा, और यू आई की वैल्यू आप जानते हैं यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा। ये सारा मान इसमें जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी के स्थान पे पुट करेंगे x बटा यू कॉस थीटा और माइनस हाफ g और t के स्थान पे x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप देखिए अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है u और u कट जाएगा, साइन थीटा होगा यहाँ पे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका x टैन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा और माइनस 1/2 जी, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू x टैन थीटा माइनस 1/2 जी बटा यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को आप एक साथ ले लीजिए तो बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आप इस ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन y में लीनियर है जबकि x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। यानी कि अगर किसी एक में लीनियर और दूसरे में क्वाड्रेटिक है तो वो इक्वेशन पैराबोला को डिनोट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेशन y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। तो y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ए टाइप ऑफ पैराबोला, हैंस वी कैन से दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बी ए पैराबोला। हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का जो पाथ होता है वो एक पैराबोला होता है। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये इक्वेशन बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ये आपको निकल गया एक पैराबोला का समीकरण। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप कह सकते हैं हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल particles आर ए टाइप ऑफ पैराबोला। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होते हैं इनका जो पाथ होता है एक प्रकार का पैराबोला होता है, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अब इसमें पैराबोला में बात होती है कि ये जो पैराबोला है इसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगा, वो कितना टाइम लेगा, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो देखिए जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे
चल भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो पहले बात है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जितने समय तक एयर में ठहरता है, जितने समय तक एयर में स्टे करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि यहाँ से अगर एक पार्टिकल को हम ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं तो ये गया, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो ऐसे जा कर के फिर इसी समतल के पैरेलल आने में जितना टाइम इसको लगा होगा वो टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कराएगा। यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जितने समय तक उसके उड़ने का टाइम है, हवा में जितने समय तक वो फ्लाइट कर रहा है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब हमने बात क्या बताई, यहाँ से हमने इसको वेलोसिटी दिया था ux और uy, uy इक्वल टू था u साइन थीटा और ux इक्वल टू था u cos थीटा। लेकिन जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है, ये पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी g अपवर्ड मोशन जा भी रहा है और अंडर द ग्रेविटी g ये नीचे आ भी रहा है। इट मीन्स दैट कि जितने समय में ये मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा उतना ही समय ये पुनः पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन के पर आने मिलेगा। जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट गेन करेगा पुनः अपने ग्राउंड पे आने में उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि बोथ मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है। जब अंडर द ग्रेविटी हो रही है सेम एक्सेलरेशन के अंतर्गत, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो जाने में टाइम होगा वो आने में टाइम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, देखिए जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचा होगा तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि वी वाई इक्वल टू यू आई माइनस जी टी, ये फार्मूला है भाई। अपवर्ड मोशन के लिए कोई पार्टिकल जा रहा है तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि v बराबर यू प्लस जी टी होता है। लेकिन जब अपवर्ड मोशन होगा तो यही v हो जाता है, माइनस हो जाता है। v क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये यहाँ पे v माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि v बराबर आप लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी होता है। अपवर्ड मोशन के लिए हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। बोलिए, अपवर्ड मोशन होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम निगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का मोशन है ये डबल एक्सिस पे हो रहा है, x और y दोनों। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी कि x के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और y के अलॉन्ग वर्टिकल वेलोसिटी। बात यहाँ वर्टिकल की हो रही है, तो वी वाई आपको अभी हमने बताया कि वी वाई जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यू आई का मान अभी आपने पढ़ा, यू आई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी। जब ये मान यहाँ पुट करेंगे तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा और माइनस जी टी। तो माइनस जी टी को इस पक्ष में लाइए, जी टी इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका यू साइन थीटा और बाई जी। टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। हमने बताया कि ये तो वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ यहाँ तक जाने में इसका टाइम जीरो हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी वो जाने और आने दोनों में लगे समय के बराबर होगी। तो जाने में जो समय है वो टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है। इट मीन्स दैट कि जब वो ड्रॉप करेगा मैक्सिमम हाइट से नीचे की ओर तो सेम एक्सेलरेशन कंडर करेगा, तो उतना ही टाइम वो नीचे ग्राउंड पे आने में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी जाने में और स्मॉल टी आने में, यानी कि टी इक्वल टू टू टी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं टी इक्वल टू टी के स्थान पे ये मान टू यू साइन थीटा और बाई जी। ये समय होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है ये टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा बाई जी। जब भी आपसे पूछा जाए किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस प्रोजेक्शन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी,
तो टी इक्वल टू टी साइन थीटा बाई जी। प्रोजेक्शन की कई स्थितियाँ हैं। देखिए मैक्सिमम की बात होगी कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा, तो इस कंडीशन के लिए टी को मैक्सिमम बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फॉर टी मैक्सिमम, टी इक्वल टू मैक्सिमम, जब टी को मैक्सिमम बनाना है तो एक बात बता बच्चा, यू जो वेलोसिटी है वो हमारी प्रोजेक्शन पार्टिकल की स्पीड है, तो वो तो हम बदल नहीं सकते हैं भाई, जितना शरीर में जोर होगा उसी स्पीड से फेंकेंगे। और यहाँ पे जी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटी जो है अर्थ की वो लगभग कांस्टेंट ली जाएगी एक पॉइंट के लिए। साइन थीटा है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, तो इट मीन्स दैट कि मैक्सिमम होगा। तो टी मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप लोग साइन की रेंज पढ़े होंगे, साइन की रेंज क्या होती है बच्चों? साइन की रेंज क्या होती है? -1 से +1, ये होती है? नहीं होती है? चलिए ठीक है, तो ये -1 से +1, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, इससे ज़्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती। मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम +1। इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी फंक्शन। सो साइन कंटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू +1, तो साइन मैक्सिमम 1 तब होगा जब साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है ना, π/2, साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/2। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट कि जब पार्टिकल को अपवार्ड प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकल एंगल, तो जब वर्टिकली 90 पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे जो टी की वैल्यू होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पुट कर देंगे साइन की वैल्यू 1, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2u/g। तो ये टी मैक्सिमम होता है, अर्थात टी मैक्सिमम इक्वल टू 2u/g, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ अगर हम बात करें हाइट की, मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल, जब उसकी बात करेंगे हम, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ बताइए जो पॉइंट लिया गया था, आप ये देखिए यहाँ पे, ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, अगर मान लें कि इसमें ये h हाइट ट्रेवल कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल है अगर h हाइट कवर कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, 0 होगी ना, वर्टिकली मोशन कर रहा है। क्योंकि h हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि h हाइट जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल हाइट को लेने के लिए हम वर्टिकल वेलोसिटी ही लेंगे। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे जो भी वाई होगा वो 0 ही रहेगा। और आपने फार्मूला पढ़ा है फ्री फॉल का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहता है कि vy² इक्वल टू uy² अपवर्ड के लिए -2gh। अब इस स्मॉल h के स्थान पे हम कैपिटल H लेंगे, क्योंकि हमने हाइट को क्या माना है, कैपिटल H माना है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2g कैपिटल H, नो डाउट। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी वाई मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और यू आई जो है कितनी बार आपको लिखवा चुके हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी यू आई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर -2gh। ये माइनस को इस पक्ष में लाइए, तो ये 2gh इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी को इस पक्ष में लाइए, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g। तो देखिए ये फार्मूला होता है हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें बहुत ऊंचाई तक फेंकना है, हमें कोशिश करना है कि हमारा जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो मैक्सिमम हाइट को गेन करें, तो मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। जब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा क्या हो सकता है बच्चों, π/2। थीटा क्या होगा, π/2। भाई साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो π/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये h मैक्सिमम होगा, h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। यू स्क्वायर अपन 2g आपने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल अपवार्ड π/2 पे प्रोजेक्ट किया जाता है उसके द्वारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट कवर किया है तो भी मैक्सिमम होता है। तो
यहाँ देखिए जो हाई जंप का खिलाड़ी है, आप देख रहे हैं ना, पाई/2 पे जब अपने आप बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे ना तो हाइट कवर मैक्सिमम होगा। जो हाई जंप का खिलाड़ी है वो अपनी बॉडी को 90 के एंगल पे उछालता है। जब 90 के एंगल पे वो जंप करेगा ना तो उसके द्वारा जो जंप किया गया, ली गई हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये हो जाता है फार्मूला। अभी आपने पढ़ा था टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला आया था जी, बोलिए? U/G आया था, बोलिए? 2U/G आया था ना। और ये हो गया आपका H मैक्सिमम इक्वल टू U²/2G। बाकी इसमें बच रहा है रेंज, H और हाइट और रेंज में रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। थैंक यू।